क्या था, कल हमने सीरियल नंबर को देखा था, है ना। तो सीरियल नंबर में हमारा कहना था कि अगर हमारा नाम आए तो सीरियल नंबर आए, तो हमने लगाया था इक्वल इफ ब्रैकेट, अगर हमारी नाम वाली सेल क्या हो, खाली हो, तो कॉमा क्या करे, खाली छोड़ दे। अदरवाइज नहीं तो क्या करे, हमारा रो का फॉर्मूला अपडेट करे, और इस रो के फॉर्मूले में माइनस कितना कर दे, तो एक रो को माइनस कर दे। ब्रैकेट को बंद किया था और एंटर। ठीक है, अब इसी को हम अगर आगे अप्लाई करें, इसके बाद अगर यहाँ से हम ये जो अदर्स नेम आ रहे हैं इनको हटा दें, तो बिल्कुल हमारा यहाँ पे सीरियल नंबर भी हट गया। ठीक है, अब इसी तरह हमें इनरोलमेंट नंबर भी बनाना है। अब देखो, इनरोलमेंट नंबर बनाना है तो अगर हमें सेशन ईयर सबके साथ में बनाना है तो सबको अलग अलग टाइप करना पड़ रहा है। तो जिस तरह हमने एक कॉलम के अंतर्गत यहाँ पे कोर्स को कम्प्लीटली लिख के रखा है, तो उसी तरह हम ये चाहते हैं कि इस फील्ड के ऊपर एक रो को इंसर्ट कर लें, और उस रो में जो हमारा सेशन है उसको और जो हमारा ईयर है उसको डिफाइन कर दें, ताकि जब हम उसको इनरोलमेंट के अंतर्गत लेंगे तो बाया सेल का रेफरेंस हम दे सकें, है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ हम क्लिक करेंगे फर्स्ट सेल पे, और आपको जाना है होम के अंतर्गत इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट में आपको यहाँ से अब किसे इंसर्ट करना है, एक रो को इंसर्ट करना है। आ गई एक रो हमारी। ठीक है, इसको यहाँ से हम फिर से सिलेक्ट कर लें, और इसका बैकग्राउंड कलर अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग ही दे देते हैं। ठीक, अब ये हमने यहाँ पे सेट किया। अब यहाँ हमें एक फील्ड, एक कॉलम के अंतर्गत एक सेल में हम असाइन कर देते हैं यहाँ पे जुलाई, और एक के अंतर्गत हमने असाइन कर दिया है यहाँ पे 2023। ठीक है, जुलाई को कैपिटल लिख देते हैं फिलहाल, और दोनों का हमने फ़ॉन्ट कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं ताकि कंटेंट अपना प्रॉपर दिखाई दे। अलाइनमेंट सेंटर दे दूँ। ठीक है, अब हम इनरोलमेंट में चेंजेस चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा हमारा सेशन भी डिफाइंड होकर के आ जाए। तो क्या करना है, तो पहले तो अपने को वापस सीरियल नंबर में आना पड़ेगा। अपने सीरियल नंबर में हमने एक रो और इंसर्ट की है, तो यहाँ पे नंबर क्या आ गया अपना 2। तो वापस अब कितने को माइनस करना पड़ेगा हमें, तो रो में से 1 की जगह पे कितने को माइनस कर दें, 2 को माइनस कर दें। तो अब इसे 1 नंबर मिल जाएगा वापस से। ठीक है, यानी अगर आप कोई सेल वगैरह इंसर्ट करते हो, रो कॉलम इंसर्ट करते हो, तो उसका इफेक्ट फिर यहाँ आता है, तो फिर हमें थोड़ा सा चेंजेस यहाँ करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद इनरोलमेंट नंबर बनाए, तो इनरोलमेंट वाली सेल में कर्सर रखा, यहाँ पे हमने लिया इक्वल इफ, इसमें भी हमने यही कंडीशन दी कि क्या हो, अगर हमारी नाम वाली सेल क्या हो, खाली हो, तो कॉमा क्या करें, खाली छोड़ दें। नहीं तो क्या काम करें, तो फिर हमने कॉमा लगाया, हमने लगाया लेफ्ट, कि लेफ्ट से क्या करें, तो हमने बोला सबसे पहले कोर्स में से हमें कितना लेटर दें यहाँ पे, एक, यानी DCA का क्या दे दे, D। इसके बाद फिर से क्या लगाया, एंड। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें जो है अपना सेशन चाहिए, और सेशन जो हमें चाहिए यहाँ पे कम्प्लीटली 2023 ही चाहिए। अगर मान लो इसमें से भी 1 या 2 लेटर चाहिए तो वो आप ले सकते हो, पर फिलहाल हम 23 को क्या ले रहे हैं, पूरा ले रहे हैं। तो यहाँ से 23 को हमने क्लिक किया। इसके बाद फिर से हमने लगाया यहाँ पे एंड। अब हमारा कहना है कि 23 के बाद अब हमें जुलाई और जनवरी, कल भी हमने चर्चा की थी कि माखनलाल में 2 बार एडमिशन होता है, जुलाई और जनवरी में। तो जुलाई जनवरी में हम ये चाहते हैं कि जुलाई में JU लिखा आ जाए इनरोलमेंट में, और जनवरी में JA लिखा है। यानी एक एक लेटर अगर हमने लिखा हुआ ले लिया तो जनवरी भी J से स्टार्ट होता है, जुलाई भी J से स्टार्ट होगा, तो उससे हमें समझ में आएगा कि सेशन कौन सा है, नहीं आएगा। 2-2 लेटर ले ले यहाँ पे, तो जुलाई का भी हमें लेफ्ट से कितने चाहिए, 2 लेटर। तो यहाँ फिर से क्या लगा देंगे, लेफ्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करो, और यहाँ आप जुलाई वाली सेल को हम फिर से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके कितने लेटर चाहिए हमें लेफ्ट से, 2, ब्रैकेट बंद किया। इसके बाद फिर हमने लगाया एंड। अब क्या चाहिए, तो अब हमें सीरियल नंबर चाहिए, तो यहाँ से सीरियल नंबर वाली सेल का रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, एंटर। आ गया हमारा, सबसे पहले कोर्स, फिर ईयर, फिर सेशन, और फिर हमारा आ गया यहाँ पे सीरियल नंबर। अब इसी को हम आगे अपडेट कर दें, तो हमने यहाँ पे कॉर्नर पे कर्सर रखा, इसको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो सेकंड और थर्ड रो में कुछ और ही इनरोलमेंट बना दिया है इसमें। ठीक है, तो कल मैंने लॉक करने का सिस्टम बताया था क्या आप लोगों को,
नहीं बताया। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंटेंट एक्सेल के अंतर्गत फिक्स होता है उसे लॉक करना होता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो जैसे हमारे घर में भी अगर हम कोई पेमेंट ही ले लेते हैं, पेमेंट को अगर हम सेफली रखते हैं या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसे हमें संभाल करके रखना है, तो हम या तो प्रॉपर उसको ड्रॉज वगैरह में रखेंगे या लॉकर में हम उसे रख देंगे। साथ ही साथ रख करके नहीं छोड़ेंगे, अगर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है तो हम उसमें लॉक लगा देंगे, तो जिससे क्या होगा, वो प्रॉपरली सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक्सेल का कहना है कि जो डेटा आपको फिक्स रखना है उसको आपको यहाँ लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिक्स क्या है, तो यहाँ अगर हम देखें तो एक साल हमारा पूरा फिक्स है यहाँ पे, यानी 2023 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक पूरा फिक्स है। बीच में क्या चेंज होगा, क्या नहीं होगा, जनवरी से दिसंबर तक क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और जो जुलाई वाला स्टूडेंट है, इसका भी अगर जुलाई सेशन में एनरोलमेंट हो गया तो इसके लिए जुलाई फिक्स है, जनवरी वाले के लिए जनवरी फिक्स है और जुलाई वाले के लिए जुलाई फिक्स है। ठीक है, तो हमें इन दोनों को यहाँ पे लॉक करना पड़ेगा। लॉक कैसे करें, तो नॉर्मली ताला डालने के लिए चाबी की जरूरत होती है हमें, तो यहाँ एक्सेल के अंदर चाबी क्या है, तो एक्सेल के अंतर्गत आपकी चाबी रहेगी यहाँ पे फंक्शन की, और फंक्शन की में भी आपको प्रेस करना है F4 को। ठीक है, फंक्शन की में आपको किसको प्रेस करना पड़ेगा, F4 को। तो कहाँ करें, किस पे जाएं, तो देखो यहाँ पर अपना जुलाई कहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले तो 2023 को देखें। 23 कौन सी सेल में है, कॉलम सी है, रो कौन सी है, 1, यानी C1। तो C1 के आगे कर्सर रखो आप यहाँ पे और C1 को F4 से लॉक कर दो। अब लॉक हुआ है या नहीं हुआ इसकी पहचान हमें कैसे होती है, तो आप देखिए जिस सेल को हम लॉक करेंगे उसके आगे एस का साइन यानी डॉलर का साइन यहाँ पे बन करके आ जाता है, पर्टिकुलरली इस प्रकार से एस डिफाइन होकर के आएगा। तो ये दोनों आ रहे हैं, एस मतलब पहले भी बाद में भी, इसका मतलब होता है हमारी जो सेल है वो पूरी तरह लॉक हो चुकी है। अब एक तो 2023 लॉक हो गया, एक किसे लॉक करना है, जुलाई को, क्योंकि ये भी फिक्स है। तो इसको लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अब ये अपना जो जुलाई सेशन है वो बी कॉलम में है, बी कॉलम और फर्स्ट रो में, तो यहाँ से हम B1 को लॉक कर दें। तो इस पर भी कर्सर रखो, कीबोर्ड से F4 प्रेस कर दो, ये भी लॉक हो गया। अब आप कर दो एंटर। जैसे ही एंटर करेंगे तो अभी हमें इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम ब्लैक कर्सर की पोजीशन लेकर के आएंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलरली कंटेंट सही आ रहा है हमारा। अगर थर्ड स्टूडेंट का हम यहाँ से कोर्स ले लें, मान लो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया है PGDCA, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देखेंगे PG वाले का एनरोल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको लॉक करना जरूरी है। जब तक आप लॉक नहीं करोगे तब तक आपका जो इनरोलमेंट है वो इस सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। दूसरा, फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस करें तो हमेशा फॉर्मूले को अपडेट जरूर कर दें। कई बार हम फॉर्मूला लगा देते हैं और उसे अपडेट नहीं करते, तो अपडेट नहीं होगा तो आगे वाली सेल को अपडेशन कैसे मिलेगा। तो हर बार फॉर्मूले को कितना भी चेंज करो, कॉमा लगाओ, डॉट लगाओ, नंबर का इंक्रीमेंट करो, तो डबल क्लिक करके आपको उसे फिर से अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद ही उसे फिर हमें देखना है कि गलत है या नहीं है। कई बार अपडेट नहीं करते और गलत है तो वहीं अटके रहते हैं। और फॉर्मूला हमेशा फर्स्ट वाली सेल में ही लगाया जाता है, ये भी ध्यान रखना है ना। कुछ स्टूडेंट ने कुछ बैच में गलतियां की है, बीच वाली रो में कहीं पे भी फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ नहीं लगता है। हमेशा जहाँ से हमारा रिकॉर्ड स्टार्ट हुआ है वहाँ फर्स्ट सेल में हमारा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट के बाद हम फिर इसे अप्लाई कर देंगे तो बाकी सब पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब आता है हमारा, जैसे हमने यहाँ पे सीरियल नंबर ले लिया, एनरोलमेंट नंबर ले लिया। अब आप लोगों की जैसे अलग अलग टाइम पे बैच लगती है, तो हम ये चाहते हैं कि जब स्टूडेंट का एडमिशन हो तो उसमें हमें बैच टाइम भी डिफाइन कर दें। तो बैच टाइम के लिए हमें यहाँ पर चाहते हैं कि एनरोलमेंट के जस्ट बाद सीरियल नंबर आ गया, एनरोल आ गया, एनरोल के बाद आ जाए हमारा बैच का टाइम। तो यहाँ अभी हमारे पास कॉलम नहीं है, तो हम क्या करें, यहाँ कर्सर रखें, फिर से होम में जाएं, इंसर्ट में जाएं और एक कॉलम को यहाँ पे इंसर्ट कर लें। आ गया कॉलम, यहाँ पे कॉलम को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हम बैच डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो फील्ड का नाम हमने दे दिया है यहाँ पे बैच टाइम। ठीक, अब एक तरीका तो ये है कि भाई बैच टाइम आप यहाँ पे लिख दो, जैसा हम यहाँ पे नाम वगैरह सारी डिटेल लिख रहे हैं, पर लिखने में बार बार हर एक का कंटेंट हमें लिखना पड़ेगा। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना लें। ड्रॉप डाउन जैसे आप लोग रिक्वायरमेंट निकलती है, फॉर्म वगैरह ऑनलाइन फिल करते होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों से रिलीजन के अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत या डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत
एक रेक्टेंगल आता है, उसके पास में एक आइकॉन आता है। अब जैसे आप उस आइकॉन पे क्लिक करते हो तो एक स्लाइडर के रूप में एक पूरा बॉक्स ओपन होता है आपके सामने, उसमें सारी कंट्रियों के नाम लिखे हुए आते हैं। उसमें से जो आपकी कंट्री है आप उसे सेलेक्ट कर लेते हो। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो तो बाकी की वैल्यू उसकी हाइड हो जाती है, सिर्फ जो आपने डिस्ट्रिक्ट या सेलेक्ट जो स्टेट है सेलेक्ट किया है वही वैल्यू उसमें आती है। बनाते हैं हम इस प्रकार का ड्रॉप डाउन। तो अगर आप यहाँ पर भी यही चाहते हैं कि इसमें भी हमें चूज करने का ऑप्शन मिले, हमें टाइप नहीं करना पड़े, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। अगर आप मान लो 4 रो को सिलेक्ट करोगे, 4 सेल को सिलेक्ट करोगे तो 4 पे ही रहेगा। हम तो ये चाहते हैं कि हम पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लें, जितने रिकॉर्ड जुड़ते जाएंगे उतने में फिर हम सेलेक्ट करते जाएंगे, हमें बार बार टाइप नहीं करना पड़े। तो एक तरीका है पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने का, जहां कॉलम का नाम लिखा आता है वहां कर्सर ले जाना, तो एक डाउन एरो बनेगा, इस पे क्लिक कर देना, तो ये पूरा 10 लाख तक का ही रो तक का पूरा कॉलम कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि ऊपर की एक रो भी सिलेक्ट होगी प्लस फील्ड भी आ रही है। हम ये चाहते हैं कि इन दोनों में ड्रॉप डाउन नहीं बनाना है, हमें तो डाउन से बनाना है। तो क्या करें इसके लिए, तो यहाँ फर्स्ट वाली सेल पे कर्सर रखो जिस कॉलम में ड्रॉप डाउन बनाना है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन प्रेस करें। शिफ्ट के बाद आपको यहाँ एरो मिलते हैं 4 एरो, इसमें डाउन एरो को प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। जैसे ही आप डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो पूरा 10,48,000 तक का पूरा कंटेंट आपका सिलेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसमें ड्रॉप डाउन बनाना है, कहाँ जाना पड़ेगा, अब मेन्यू सिस्टम को थोड़ा ध्यान रखना, डेटा मेन्यू में जाना है आपको। डेटा में आपको जाना पड़ेगा यहाँ से डेटा वैलिडेशन में, और डेटा वैलिडेशन में आपको फिर से जाना पड़ेगा डेटा वैलिडेशन में। ठीक है, यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी, इसमें पूछ रहा है हमसे अलाउ। अलाउ के अंतर्गत हमें यहाँ एनी वैल्यू की जगह पे लेना है लिस्ट। ठीक है, और पर्टिकुलरली लिस्ट लेने के बाद अब उसका कहना है कि इस पूरे कॉलम में आप वैल्यू क्या लेना चाह रहे हो। तो हमने बोला यहाँ पे हमें लेना है बेस्ट टाइम, तो बेस्ट टाइम में क्या क्या लेना है, तो हमने बोल दिया जैसे 7 to 9 है ना, अपनी जो भी बेचेस है उनका टाइमिंग दे दो, 8 to 10, 9 to 11 और 10 to 12। सभी में कॉमा लगाते हुए चलना है, नहीं तो सारा एक ही लाइन में लिखा हुआ आ जाएगा। लाइन बाय लाइन चाहिए तो बीच बीच में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही हम यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नॉर्मल सेल पे कोई भी एरो नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो एक आइकॉन बन रहा है। अब जैसे ही हम इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू दी है वो सारी वैल्यू यहाँ शो हो जाएगी। अब जिस स्टूडेंट का जो टाइमिंग है आप उसे चूज कर लो, जैसे इनका 7 to 9 है, मोहित का 8 to 10 है, और इसके बाद हमने अगला रिकॉर्ड ले लिया। ठीक है, तो इस तरह हम इसमें ड्रॉप डाउन पर्टिकुलरली बना सकते हैं जिससे आपको वैल्यू टाइप नहीं करनी पड़े। अब ये सभी जगह बना है जहाँ भी कर्सर रखोगे, डाउन में जितना भी जाओ, क्योंकि हमने पूरा कॉलम ही सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब इसी प्रकार जैसे हमें स्टूडेंट के नेम और फादर नेम के बीच में भी हमें यहाँ पे सन ऑफ डॉटर ऑफ के लिए एक कॉलम तैयार करना है, तो सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी कर्सर रखो, डेटा वैलिडेशन सॉरी होम में जाओ और यहाँ से इंसर्ट में जाओ, फिर से किसे इंसर्ट करेंगे, अब एक कॉलम को, और यहाँ कॉलम में अब हम यहाँ भी पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लें, तो वही कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरा कॉलम सेलेक्ट हुआ। फिर वही प्रोसेस करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से क्या ले लेंगे, लिस्ट। अब लिस्ट में इसमें भी टाइप कर दें क्या क्या लेना है, तो हमें लेना है मान लो सन ऑफ कॉमा डॉटर ऑफ कॉमा वाइफ ऑफ। ठीक है, 3 ऑप्शन हमने ले लिए, यहाँ से हम ओके को क्लिक कर देंगे, तो सेम इसमें भी हमारा ऐसा ही ड्रॉप डाउन बच जाएगा। अब जैसे अजय हैं तो यहाँ से हमने दे दिया है सन ऑफ, ठीक है, मोहित तो यहाँ पे भी सन ऑफ, और अगला भी हम यहाँ पे सन ऑफ जनरेट कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें भी हमारा ड्रॉप डाउन तैयार हो गया है पूरा। इसके बाद पूरा कंटेंट यहाँ सेलेक्ट करो, तो सेलेक्ट करने के लिए जो कॉलम का नंबर आ रहा है, नाम आ रहा है, और रो का नाम आ रहा है, नंबर आ रहा है, इसके बीच में स्पेस आता है, यहाँ क्लिक कर देना, तो इससे पूरी शीट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। इसका एक साथ अलाइनमेंट देना है तो होम मेन्यू में जाना, यहाँ अलाइनमेंट जैसे वर्ड में मिलते हैं सेम वैसे ही मिलेंगे, तो अलाइन कर देना इसको सेंटर, पूरा डेटा पर्टिकुलरली आपका सेंटर में अलाइन हो जाएगा। अब इसके बाद जो अगला कंटेंट है हमारा वो आता है कि अभी हमने यहाँ पर ये जो टोटल फीस ले रखी है, ये टोटल फीस सिर्फ हमने ले रखी है जो स्टूडेंट हमें पे कर रहे हैं, है ना। अब अगर हमें यहाँ पे लेना है कोर्स फीस, क्योंकि एकेडमी की कोर्स फीस कितनी है वो भी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, तो यहाँ हमने डिफाइन कर दिया, फील्ड ले लिया है कोर्स फीस।
ठीक है, तो यहाँ हमने दे दिया है कोर्स और फीस। अब इस कॉलम की साइज बढ़ाते हैं, तो डबल क्लिक करके साइज बढ़ाया। अब कोर्स फीस जो है वो कितनी है, तो एक तरीका तो ये है कि कोर्स फीस आप यहाँ पे टाइप कर दो। जैसे ये फर्स्ट डीसीए के स्टूडेंट है तो हमने दे दिया 12,500, फिर सेकंड भी अपने डीसीए के हैं तो इनकी फीस भी कोर्स फीस क्या हो जाएगी 12,500, और थर्ड वाले हैं पीजीडीसीए के तो इनकी टोटल फीस कितनी हो गई 13,500। लेकिन ये सब फीस हमने डाली है, ठीक है ना, हम ये चाहते हैं कि ये फीस पर्टिकुलरली हमारी आ जाए। जैसे यहाँ टोटल फीस में आ रही है कि स्टूडेंट जो भी यहाँ पे जमा करते हैं तो वो फीस यहाँ ऑटोमेटिक ऐड हो रही है, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि ये कोर्स फीस भी हमें टाइप नहीं करनी पड़े, ये भी हमारे कोर्स के आधार पे बाय डिफॉल्ट आ जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ फिर से हम जो अभी हमने इनरोलमेंट में कंडीशन लगाई है उसी कंडीशन का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, कोर्स फीस में कर्सर रखना है, यहाँ लगाएंगे हम इक्वल, यहाँ कंडीशन देनी है हमें इफ कि क्या हो। तो अब मुझे ये बताइए कि हमारी जो डिपेंडेंसी है किस पे आ रही है, कोर्स पे आ रही है। कोर्स के आधार पे आप कोर्स फीस में चेंज चाहते हो, मतलब यहाँ फीस आनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट में बोला कि भाई इस सेल में यानी G3 में क्या लिखा है, तो हमने बोला अगर G3 के अंतर्गत लिखा आता है DCA, अब DCA कैरेक्टर वैल्यू है इसलिए डबल कोटेशन में देंगे कि अगर G3 वाली सेल में DCA कोर्स आता है तो यहाँ वैल्यू क्या आए, तो कॉमा लगा करके हमने बोल दिया कि यहाँ वैल्यू कितनी आनी चाहिए 12,500। यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करो, एंटर करो, अभी 12,500 आ रहा है। लेकिन अगर मान लो यहाँ DCA की जगह अब मैं कर देती हूँ यहाँ पे PGDCA, जैसे ही एंटर करेंगे अभी फॉल्स बता रहा है, क्यों, क्योंकि अभी सिर्फ हमने एक ही कंडीशन लगाई है। अब वापस से अगर मैं PG की जगह यहाँ करती हूँ DCA, तो जैसे ही उसे कोर्स मिला DCA उसने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच किया, आप एंटर करोगे तो तुरंत दे दिया उसने 12,500, ठीक है। अब इसी तरह हम ये चाहते हैं कि अपनी संस्था 4 कोर्स करवा रही है तो चारों का ही डिटेल हमें मिल जाए, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसी फॉर्मूले में इंक्रीमेंट कर सकते हैं। बता सकता है कोई स्टूडेंट क्या डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, डबल ब्रैकेट में PGDCA डबल स्लैश उसके बाद में फिर 13,500 कंडीशन देंगे नहीं देंगे, कंडीशन दोबारा से देनी पड़ेगी या नहीं, आगे ही सीधे इंक्रीमेंट कर दें, देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो भी एक अपनी कंडीशन ही है ना, क्योंकि कोर्स के ऊपर डिपेंडेंसी है उसकी भी। तो यहाँ क्या लगाएंगे, कॉमा, फिर से क्या देंगे इफ। अब यदि क्या हो तो फिर से आप इसी सेल को सिलेक्ट करो कि इस सेल में क्या आता है, तो आप बोल दो कि यहाँ पे अगर आता है अपना PGDCA, तो जैसे इस सेल में PGDCA आए तो मैसेज में क्या मिल जाए हमें 13,500, फिर से कॉमा लगाया, फिर बोला इफ। अब यदि क्या हो, तो अब हमने बोला अब यदि इसी सेल में क्या आता है, तो CPCT, तो CPCT आए तो क्या फीस आनी चाहिए, तो हमने बोल दिया कि CPCT की फीस आनी चाहिए हमारी 4,000 रुपये, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, फिर बोला इफ। अब क्या हो, तो हमने बोला अब अगर G3 में हमारी वैल्यू आ जाती है क्या, टैली, तो टैली जैसे ही हमारी वैल्यू आए तो हमें मैसेज में क्या मिलना चाहिए, तो हमने बोला टैली में हमारा मैसेज आ जाए फीस का 3,500 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर करो, यस। अब DCA है तो 12,500 आ रहा है। अब देखते हैं PGDCA में क्या है, क्योंकि ये तो पहले भी चल गया था, PGDCA दिया आ रहा है 13,500। जैसे ही मैंने दिया CPCT क्या आ रहा है, जैसे ही मैं दूंगी यहाँ पे टैली क्या मिलेगा, क्योंकि हमने क्या दिया है, सेल का रेफरेंस दिया। अब कोर्स में भी आप देखो कि बार बार कोर्स टाइप करना पड़ रहा है, इसमें भी सेम इसी तरह ड्रॉप डाउन बना लो, तो यहाँ कर्सर रखो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। अब देखो इससे पहले मैंने जब बेस्ट टाइम में डाउन एरो किया था तो आपका जो कर्सर था वो कहाँ जा रहा था, डायरेक्ट डाउन में जा रहा था, लेकिन अब यहीं पे रुक गया। तो कंट्रोल डाउन का मतलब होता है कि जब भी आपकी जो वैल्यू है सेल के अंतर्गत जहां तक लिखी होगी आपका कर्सर पहली बार में वहीं रुकेगा। अगर आपको इससे डाउन तक का डेटा लेना है तो आपको दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो फिर प्रेस करना पड़ेगा, तब आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें हमें फिर से ड्रॉप डाउन बनाना है तो कहाँ जाए, डेटा में, डेटा वैलिडेशन में, सॉरी
डेटा वैलिडेशन में जाओ, डेटा वैलिडेशन में जाओ, यहाँ से क्या ले लोगे, लिस्ट। क्या लिखें इसमें, DCA कॉमा PGDCA कॉमा CPCT और कॉमा टेली। अब ध्यान ये रखना है, अगर यहाँ पे कैपिटल में नाम दे रहे हो तो जब कोर्स फीस में कंडीशन लगाओ तो वहां भी कैपिटल में नाम देना, ठीक है ना, और स्मॉल में है तो स्मॉल में। वैसे डेटा किसी को भी स्मॉल में नहीं रखना है, कैपिटल रखना है। ओके को क्लिक कर देंगे तो यहाँ भी ड्रॉप डाउन बन जाएगा। अब टाइप नहीं करना पड़ेगा बार बार, अब पर्टिकुलरली हम इस ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कोर्स के आधार पे हमारी कोर्स फीस, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो हुआ कोर्स फीस। अब यहाँ पे हमने दो चीजें निकाल रखी है, टोटल फीस स्टूडेंट की और कोर्स फीस। अब हमें ये देखना है कि भाई इस स्टूडेंट की फीस कितनी बची है। जैसे ये स्टूडेंट जो फर्स्ट नंबर वाले हैं हमारे, वो स्टूडेंट हमें 9,500 रुपये जमा कर चुके हैं, और हमारी एकेडमी की जो कोर्स फीस है वो कितनी है पर्टिकुलरली, जैसे अभी CPCT कोर्स है तो अपना 3.5 आ रहा है, टेली का हम DCA का ले लें तो 12,500 है DCA की फीस, इसने जमा की है 9,500। हमें पता करना है कि बची कितनी है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, रिमेनिंग फीस की एक फील्ड बना लो, रिमेनिंग फीस, ठीक है। अब इसमें हमें फीस निकालनी है, कैसे निकालेंगे, कितना बचा वो निकालना है, तो यहाँ क्या कंडीशन दे दे, उसकी फीस है टोटल 12,500, उसने जमा कर दिए 9,500 रुपये, क्या करोगे, अरे ये तो नॉर्मल है ना, 500 रुपये लेकर के घर से गए, कोई बुक खरीदने गए, अब बुक हमारी जो है 300 रुपये की है, आपने दुकानदार को 500 दिए, अब सीधे चल दोगे बुक लेकर के कि पैसा वैसा भी लेना है, लेना है, कितना लेना है, क्या करा आपने, जो घर से पैसा लेकर के गए थे उसमें से जितने की बुक आई उसको माइनस कर दिया। तो फिर यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हो, यहाँ क्या करेंगे, 12,500 में से किसको घटा देंगे, 9,500 को। लेकिन यहाँ सेल पे बात चल रही है, सेल में प्लस माइनस करना है, तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा इक्वल। इक्वल लगा करके क्या करना है, पहले कोर्स वाली सेल को सिलेक्ट कर दो कि भाई इसमें से यानी M3 में से बोल रहा है क्या करना है, तो हमने बोला माइनस कर दे, तो किसको करना है, तो हमने बोल दिया टोटल को कर दे, जो स्टूडेंट की टोटल फीस है उसे माइनस कर दे। जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ उसने बता दिया 3,000 रुपये, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम आगे अप्लाई कर दें इसको, तो इस पर हमने क्लिक किया और यहीं से हम इसको डबल क्लिक करके अप्लाई कर दें तो पूरी फीस बताएगा। अब देखो यहाँ जो अपना 3rd नंबर के स्टूडेंट है उन्होंने कोई भी फीस नहीं दी है, तो टोटल ही रिमेनिंग में बता रहा है कि इनकी टोटल कितनी है, 13,500 ही शेष है। अब मान लो अगर 3रे नंबर के स्टूडेंट अपने को कुछ फीस दे देते हैं, जैसे 6,000 रुपये इन्होंने रजिस्ट्रेशन दे दिया है और एग्जाम फर्स्ट में उन्होंने हमें 2,000 रुपये जमा करवा दिए, तो टोटल अपनी फीस कितनी आ गई, 8,000, बची कितनी, 5,500, ठीक है। एक बार हमने लगाया, अपडेट किया, तो हर एक रिकॉर्ड के अनुसार उसका फीस जो है कोर्स फीस के अकॉर्डिंग उसका रिमेनिंग निकल करके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसकी टोटल फीस भी फिर डिपॉजिट होना चाहिए, अगर यहाँ डिपॉजिट नहीं है तो पूरा का पूरा ही रिमेनिंग में हमें देगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक का, बढ़े आगे। चलिए अब एक काम मैं आप लोगों को दे देती हूँ, इतना करना है, प्लस मान लीजिए अब किसी स्टूडेंट को डिस्काउंट दे दिया जाए, दिया तो नहीं जाता है लेकिन किसी की कोई फैमिली प्रॉब्लम है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि उसने को हमने 500 रुपये का या 1,000 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो मान लो DCA की फीस है 12,500, उस स्टूडेंट को 1,000 का डिस्काउंट मिलता है, तो उसकी फीस कितनी हो गई फिर, 11,500। तो वो आपको यहाँ निकाल के मुझे बताना है, ठीक है। उसकी फीस फिर आनी चाहिए 11,500, 12,500 की जगह पे। इसी तरह PGDCA में भी हम चाहे उसे भले 1 रुपये का डिस्काउंट दे तो भी वो 1 रुपया भी हमारा माइनस होकर के यहाँ हमारी वैल्यू देना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो पूरा इतना प्रैक्टिकल करना है जितना बताया है, उसके बाद जो आगे की कंडीशन करने का बोला है वो करनी है, ठीक। चलिए।